आज हम कर्नाटक का द्वितीय युद्ध बताने जा रहे हैं जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया था। इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक्सला सैपेल की संधि ने ओंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता को अस्थायी रूप से शांत कर दिया एवं दोनों को अपना अपना व्यापार करने का मौका प्रदान किया। लेकिन हम देखते हैं कि ये शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी और शीघ्र ही दोनों शक्तियाँ अपने अपने मौके की तलाश में लग जाती है। इसके बाद देखते हैं कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध ने डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और भारत में फ्रांसीसी आधिपत्य कायम करने के लिए वे व्यग्र हो उठे। ऐसी ही अवस्थाओं में अंग्रेजों की भी थी और यह उस सुअवसर दोनों को हैदराबाद तथा कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकार के युद्ध के कारण प्राप्त होता है। 1748 ईस्वी में कर्नाटक हो या हैदराबाद हो, दोनों जगह उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होती है। 21 मई 1748 को हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद नासिर जंग गद्दी पर बैठता है, परंतु मृत निजाम के जो पोते थे मुजफ्फर जंग, उसने नासिर जंग को निजाम के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नाटक में भी यही स्थिति थी, अशांति थी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के विरोधी स्वर्गीय नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब को नवाब बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। ऐसी अनिश्चित परिस्थिति का लाभ उठाकर डुप्ले अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत करना चाहते थे और अंततः इसका लाभ उठाने की योजना बनाई गई। डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, उसने मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद में था तथा चंदा साहब जो कर्नाटक में था, उन दोनों का समर्थन देने का निश्चय किया। उसने इन दोनों से समझौता कर लिया। उसने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब को सैनिक सहायता देने का भी वचन किया और उनकी सहायता के लिए फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी उनके पास भेज दी गई। इस सेना की मदद से अनवरुद्दीन एवं नासिर जंग जो कर्नाटक और फ्रांस जो हैदराबाद में थे, उनको पराजित कर एवं उनकी हत्या कर हैदराबाद में मुजफ्फर जंग तथा कर्नाटक में चंदा साहब को गद्दी पर उन लोगों ने बैठा दिया। फ्रांसीसी सहायता के बदले दोनों ने फ्रांसीसियों को काफ़ी धन दिया और इसके साथ ही डुप्ले को मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर बहाल कर दिया। उत्तरी सरकारों के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के अनुरोध पर फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी कप्तान बुस्सी के अधीन हैदराबाद में तैनात कर दी। अब हैदराबाद और कर्नाटक पर फ्रांसीसियों का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और यहाँ से हम देख सकते हैं कि डुप्ले की शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी। अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंग्रेज इसको देखकर आशंकित हो उठे और वो भी कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में थे कि किस प्रकार इन फ्रांसीसियों पर या डुप्ले पर अंकुश लगाया जा सके। और ये उनका सौभाग्य कह सकते हैं कि उनको एक अवसर मिला। स्वर्गीय नवाब अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली चंदा साहब के डर से भागकर तिरुचिरापल्ली चला गया, जहां वह अंग्रेजी सहायता की अपेक्षा रखता था। चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ी। अंग्रेजों ने तत्काल ही इस मौके का फायदा उठाकर फ्रांसीसियों को पराजित करने की योजना बनाई। उन लोगों ने मोहम्मद अली को अपने संरक्षण में ले लिया और फ्रांसीसियों से मुकाबला करने की उन्होंने तैयारी कर ली। फ्रांसीसियों ने तिरुचिरापल्ली के दुर्ग को हस्तगत करने की काफी चेष्टा की और इसे चारों तरफ से घेर लिया, परंतु अंग्रेजी प्रतिरोध के कारण वे दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाए। फ्रांसीसी दुर्ग पर घेरा डाले रहे, लेकिन बहुत संभव था कि अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देना पड़ता। परंतु इसी समय क्लाइव जो
अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर था, बहुत कुटिल व्यक्ति था और उसने अपनी दूरदर्शिता का यहाँ परिचय दिया। फ्रांसीसियो का ध्यान तिरसनापल्ली से हटाने के लिए उसने चंदा साहब की राजधानी अर्काट पर घेरा डाल दिया। तो ये देखो कलाकारी थी क्लाइव की। और उससे बाध्य होकर चंदा साहब को तिरसनापल्ली से ध्यान हटाकर अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए सेना भेजनी पड़ी, परंतु डुप्ले एवं चंदा साहब की सेना अर्काट को क्लाइव से मुक्त नहीं करा सकी। यह डुप्ले और फ्रांसीसियो के अंग्रेजों के हाथों पहली महत्वपूर्ण पराजय थी। इस पराजय ने डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं एवं उनके भाग्य का अंत कर दिया। इसी मध्य तिरसनापल्ली भी अंग्रेजों के हाथ में आ चुका होता है और चंदा साहब है वो भागकर तंजौर पहुंच गया, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है और अंग्रेजों की सहायता से जो उसका हिमायती था मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। डुप्ले ने अपनी प्रतिष्ठा एवं शक्ति पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें वह असफल रहा। उसके कार्यों से अप्रसन्न होकर फ्रांस की सरकार ने 1754 ईस्वी में उसे वापस बुला लिया और उसकी जगह गोडेहू आया, जिसने अंग्रेजों से संधि कर द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत कर दिया। तो ये था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जिसमें किस प्रकार कर्नाटक और हैदराबाद युद्ध का मैदान बनते हैं और अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। शुरुआत में फ्रांसीसी काफ़ी हावी रहते हैं अंग्रेजों पर, क्योंकि डुप्ले उस समय पहले कर्नाटक युद्ध से काफ़ी शक्तिशाली बनकर उभरा था और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो इस सब घटनाक्रम को देखते हुए डुप्ले ने कहीं न कहीं फ्रांसिस जो अधिकार करना चाहते थे कर्नाटक पर या हैदराबाद पर, वहां अपनी प्रभु सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन एकदम से परिवर्तन होता है और गवर्नर क्लाइव उसने बड़ी अपनी सूझबूझ का परिचय वो देता है और उसके तहत वो राजधानी पर किस प्रकार आरकाट पर घेरा डाल देता है और उसके बाद होकर ही चंदा साहब को कैसे तिरसनापल्ली से ध्यान हटाकर राजधानी की सुरक्षा के लिए सेना भेजनी पड़ती है। लेकिन वो क्लाइव की चाल को समझ नहीं पाया और कहीं न कहीं बाद में क्लाइव के हाथों उन लोगों को पराजित होना पड़ा और चंदा साहब को तो अपनी जान से भी हाथ कहीं न कहीं धोना पड़ा। तो ये जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था, इसने एक बात तो तय कर दी कि जो डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, काफ़ी कुछ उसने फायदा भी उठाया, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी और कुछ उसके फ्रांसीसियों के दृष्टिकोण से देखे तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी फ्रांस के दृष्टिकोण से भी थी। तो उसका यहाँ पर पूरी तरह से पराभव होता है और फ्रांस की सरकार ने उसको वापस बुलाने का ही निर्णय उचित समझा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार फिर डुप्ले को बुलाया जाता है और उसकी जगह भारत में गवर्नर के रूप में गोडेहू को यहाँ पर भेजा जाता है और गोडेहू भी एक शक्तिशाली गवर्नर था जो आगे फ्रांस का भविष्य निर्धारित करेगा कि भारत में किस प्रकार वो अपने आप को स्थापित कर सकता है। खैर कुछ भी हो, डुप्ले का अंत होता है, गोडेहू आता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध यहाँ पे समाप्त हो जाता है, अंग्रेज पूरी तरह से यहाँ पे हावी हो जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का क्या महत्व हो सकता है। तो महत्व तो हर युद्ध का कुछ न कुछ निकलता ही है। तो पहले युद्ध की अपेक्षा कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था उसके परिणाम जो थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, क्योंकि इसमें जो फ्रांस और डुप्ले की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वरना आगे वो और भी शक्तिशाली हो सकते थे। और अंग्रेजों की स्थिति अब पहले से बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है। इस युद्ध ने
देसी नरेशों का राजनीतिक खोखलापन विदेशियों पर पहले से अधिक स्पष्ट कर दिया। पहले हम देख रहे थे कि कर्नाटक को लेके ही पहला युद्ध लड़ा गया था, उस समय तक तो चल गया, लेकिन इस समय दो दो शक्तियां हैदराबाद और कर्नाटक पर कि किस प्रकार वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों की दोनों कठपुतली बन गए। तो यहाँ का जो राजनीतिक खोखलापन था वो पूरी तरह से विदेशियों के सामने उजागर हो गया और विदेशी अब आश्वस्त हो गए कि यहाँ के राजाओं को हम किस प्रकार उलझा कर उन पर विजयी पा सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस इन दोनों शक्तियों का बढ़ जाता है। वो अलग बात है कि दोनों भी अपनी प्रतिद्वंदिता के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार यहाँ करना चाहती थी। और अब अंग्रेज जो थे या फ्रांसीसी थे वो भारतीय राजनीति पर खुलकर खेलना चाहते थे। उसके बाद हम देखते ही हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों शक्तियां अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं अंग्रेज फ्रंट फुट पे आ जाते हैं और फ्रांसीसी बैक फुट पे आ जाते हैं। खैर, इसका जो भी आगे परिणाम होगा, इन दोनों शक्तियों में फिर से एक लड़ाई होती है जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहलाती है। इसको हम अगले पीरियड में आपको समझाएंगे। थैंक यू।